यानी भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधन। हम उन सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को कवर करेंगे जो किसी भी एसएससी, रेलवे या यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये टॉपिक हमेशा थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन आज इसे स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूँ। बिल्कुल। और हम एकदम सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर चलेंगे और कोई भी एक्स्ट्रा या भटकाने वाली जानकारी नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ फैक्ट्स और एग्जाम फोकस। तो चलो अब पहली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड में इंडिया का मैप दिखाया गया है, जिसने उत्तर प्रदेश और बिहार के आसपास का एरिया ग्रीन कलर में हाईलाइट किया गया है। साथ ही कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस और 2 एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए गए हैं। हाँ, मैप तो एकदम क्लियर दिख रहा है। तो इसमें इस पहले संशोधन के बारे में क्या बताया गया है? ये पहला संविधान संशोधन 1951 में लागू किया गया। इसमें 9वीं अनुसूची यानी 9th शेड्यूल जोड़ी गई और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म्स को न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया। एक डाउट है मेरा इस पर। न्यायिक समीक्षा से बाहर रखने का यहाँ क्या मतलब था? इसका सीधा मतलब है कि भूमि सुधार के कानूनों को कोर्ट में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। अच्छा, समझ गई। ये नीचे दिए गए एमसीक्यू बॉक्सेस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। पहला सवाल है कि पहली बार संशोधन कब किया गया, और दूसरा 9th शेड्यूल का मुख्य उद्देश्य क्या था? हाँ, बिल्कुल। पहले एमसीक्यू का सही आंसर बी 1951 है और दूसरे का सही आंसर सी भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म्स है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 का मेन फोकस 9th शेड्यूल और लैंड रिफॉर्म्स था। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में इंडिया का आउटलाइन मैप है, जिसमें अलग अलग स्टेट्स के बॉर्डर्स कलर्ड लाइन से दिखाए गए हैं। यहाँ 7th अमेंडमेंट से जुड़े फैक्ट्स और 2 एमसीक्यूज हैं। हाँ, कलर्ड लाइंस तो क्लियरली दिख रही हैं। तो इस 7वें संशोधन के मेन फैक्ट्स क्या हैं? 7वां संशोधन 1956 में आया। इसमें फाजिल अली आयोग यानी राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें लागू की गईं। भारत को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। साथ ही 2 या अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन हाईकोर्ट का प्रावधान भी किया गया। मेरा एक डाउट है यहाँ, क्या ये कॉमन हाईकोर्ट का नियम पहली बार इसी संशोधन में आया था? हाँ, ये प्रावधान इसी 7वें संशोधन के जरिए संविधान में जोड़ा गया था। ये पॉइंट्स एमसीक्यू में भी हैं। एक सवाल है नए राज्यों की संख्या पर और दूसरा राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष पर। सही पकड़ो। 1956 के तहत ऑप्शन ए यानी 14 नए राज्य बने और आयोग के अध्यक्ष ऑप्शन बी फजल अली थे। यानी 1956 और फजल अली कमीशन से इंडिया का इंटरनल मैप दोबारा ड्रॉ हुआ। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस मैप में ग्रीन एरोज के जरिए गोवा, दमन और दीव और पुडुचेरी को पॉइंट किया गया है। अच्छा, तो इन तीनों से जुड़े कौन से संशोधन हैं? 10वें संशोधन 1961 से दादरा और नगर हवेली भारत में शामिल हुए। 12वें संशोधन 1962 में ऑपरेशन विजय के तहत गोवा, दमन और दीव को शामिल किया गया और 14वें संशोधन 1962 से पुडुचेरी को फ्रांसीसियों से मुक्त कर भारत का हिस्सा बनाया गया। एक सवाल है मेरा इस पर। गोवा को भारत में शामिल करने के लिए जो अभियान चलाया गया, उसका नाम क्या था? स्लाइड के अनुसार उसे ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था। यहाँ बॉक्सेस में एमसीक्यू है। गोवा किस ऑपरेशन के तहत शामिल हुआ और पुडुचेरी किस संशोधन से आया? एग्जैक्टली। गोवा के लिए आंसर है बी ऑपरेशन विजय और पुडुचेरी के लिए सी 14वां संशोधन। तो 1961 और 62 में इन अमेंडमेंट्स के जरिए फॉरेन टेरिटरीज को इंडिया में मर्ज किया गया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में मैप के नॉर्थ ईस्ट हिस्से और सिक्किम पर ग्रीन एरोस पॉइंट कर रहे हैं। साथ में 3 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के बारे में क्या फैक्ट्स दिए हैं इस स्लाइड में? 13वें संशोधन 1962 में नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा मिला, जिसके लिए आर्टिकल 371A है। 36वें संशोधन 1975 से सिक्किम भारत का 22वां पूर्ण राज्य बना और 22वें संशोधन 1969 से मेघालय असम से अलग होकर नया राज्य बना। मेरा डाउट यह है कि अनुच्छेद 371A यानी आर्टिकल 371A किस राज्य से जुड़ा है? ये अनुच्छेद विशेष रूप से नागालैंड को विशेष दर्जा देता है। ये एनसीक्यू बहुत क्लियर है यहाँ। सिक्किम और आर्टिकल 371A पर डायरेक्ट सवाल हैं। हाँ, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा ऑप्शन बी 36वें संशोधन से मिला और आर्टिकल 371A ऑप्शन बी नागालैंड को विशेष दर्जा देता है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और सिक्किम का इंटीग्रेशन इन अमेंडमेंट से कवर होता है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ मैप के ऊपर
नई दिल्ली में संसद भवन यानी पार्लियामेंट का एक 3D मॉडल दिखाया गया है, जिसके आसपास साउंड वेव्स जैसे रिंग्स हैं। अरे वाह, ये स्लाइड थोड़ी अलग लग रही है। इसमें 42वें संशोधन की डिटेल्स हैं क्या? हाँ, 42वें संशोधन 1976 को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को भाग 4A आर्टिकल 51A में जोड़ा गया। प्रस्तावना या प्रियम्बल में 3 नए शब्द जुड़े: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। एक सेकंड, प्रस्तावना में जो 3 नए शब्द जुड़े वे कौन-कौन से थे? ये 3 शब्द हैं समाजवादी यानी सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर और अखंडता यानी इंटेग्रिटी। ये MCQ बॉक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है एग्जाम के लिए। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन और कमेटी के बारे में? बिल्कुल। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन ए 42वें को कहते हैं और मौलिक कर्तव्य ऑप्शन बी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जुड़े। 42वां संशोधन सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में इंडिया मैप के ठीक ऊपर एक ग्लोइंग ब्लू कलर का न्याय का तराजू यानी स्केल्स ऑफ जस्टिस दिखाया गया है। तराजू यानी बैलेंस। तो इसने किस चीज को बैलेंस किया? 44वें संशोधन 1978 ने आपातकाल की ज्यादतियों को संतुलित किया। संपत्ति का अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी मूल अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल 300A के तहत आपातकाल के लिए आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। अच्छा, तो संपत्ति का अधिकार अब किस तरह का अधिकार है? अब ये एक विधिक या कानूनी अधिकार है, जिसे आर्टिकल 300A के तहत रखा गया है। MCQ में पूछा गया है कि संपत्ति का अधिकार किस आर्टिकल में है और आपातकाल के शब्दों में क्या बदलाव हुआ? सही जवाब है आर्टिकल बी 300A और आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह से बदलना ऑप्शन बी 44वें संशोधन में हुआ। तो 44वें अमेंडमेंट ने 42वीं की कुछ गलतियों को ठीक किया और प्रॉपर्टी राइट को बदल दिया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ मैप के ऊपर एक ग्लास का बैलेट बॉक्स रखा है और उस पर एक ग्लोइंग 18+ का बैज लगा हुआ है। 18+ बैज से तो वोटिंग एज जैसा ही लग रहा है। हाँ, पहले 52वें संशोधन 1985 की बात करते हैं, जिसके तहत दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ लागू कर 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और 61वें संशोधन 1989 द्वारा लोकसभा व विधानसभा में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। मतदान की आयु 21 से 18 साल किस संशोधन के द्वारा की गई? ये बदलाव 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा किया गया था। ये MCQ क्वेश्चंस तो डायरेक्ट हैं। 10th शेड्यूल का संबंध और वोटिंग एज का संशोधन। हाँ, 10th शेड्यूल का संबंध ऑप्शन सी दल बदल विरोधी कानून से है और एज 18 साल ऑप्शन सी 61वें संशोधन द्वारा की गई। वोटिंग एज कम करना और एंटी डिफेक्शन लॉ दोनों डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए बड़े कदम थे। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड पर मैप में दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को पिन्स और लेबल्स के साथ पॉइंट किया गया है। दिल्ली के लिए कौन सा विशेष संशोधन दिया गया है यहाँ? 69वें संशोधन 1991 से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR का विशेष दर्जा मिला, जिसके लिए आर्टिकल 239A है। 53वें संशोधन 1986 से मिजोरम भारत का 23वां राज्य बना और 55वें संशोधन 1986 से अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां राज्य बना। दिल्ली को NCR का दर्जा किस आर्टिकल के तहत दिया गया? संविधान के आर्टिकल 239A के तहत दिल्ली को यह दर्जा मिला। यहाँ भी 2 इंपॉर्टेंट MCQ हैं, NCR का दर्जा और 55वें संशोधन का नया राज्य। करेक्ट। NCR का दर्जा ऑप्शन बी 69वें संशोधन द्वारा मिला और 55वें से ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। दिल्ली का NCR बनना एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव माइलस्टोन था। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस मैप पर अलग अलग दिशाओं में एरोस पॉइंट कर रहे हैं, जहां कोंकणी, नेपाली, बोडो और मणिपुरी लैंग्वेजेस लिखी हैं। भाषा से जुड़े संशोधन है, मतलब इसमें क्या डिटेल्स दी हैं? 21वें संशोधन 1967 से सिंधी 15वीं भाषा बनी। 71वें संशोधन 1992 से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जुड़ी। इसकी ट्रिक नमक यहां लिखिए। और 92वें संशोधन 2003 से बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया, जिसकी ट्रिक BDMS है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। ये नमक ट्रिक किन भाषाओं को याद रखने के लिए है? नमक का मतलब है ना से नेपाली,
मां से मणिपुरी और के से कोंकणी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ एमसीक्यू बहुत जरूरी है। 71वें संशोधन में कौन सी भाषा नहीं जुड़ी और टोटल भाषाएं कितनी हैं? बिल्कुल, 71वें में ऑप्शन डी बोडो नहीं जुड़ी थी क्योंकि वो 92 में आई थी, और वर्तमान में कुल ऑप्शन डी 22 भाषाएं शामिल हैं। लैंग्वेज एडिशंस को याद रखने के लिए ये ट्रिक्स बहुत यूजफुल हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में इंडिया मैप रात के वक्त जगमगाती लाइट्स के साथ है। एक तरफ एक ग्लोइंग पेड़ के नीचे लोग बैठे हैं और दूसरी तरफ एक आधुनिक शहर का चित्र है। पेड़ के नीचे लोग और शहर, मतलब गांव और शहर दोनों की बात हो रही है। हाँ, 73वें संशोधन 1992 ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया। इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 विषय हैं। ये पूरे देश में 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, जिसे पंचायती राज दिवस कहते हैं। 74वें संशोधन 1992 ने शहरी स्थानीय निकायों या नगरपालिकाओं को दर्जा दिया, जिसमें 12वीं अनुसूची और 18 विषय हैं। मेरा एक डाउट है, पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है और क्यों? ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1993 में पंचायती राज पूरे देश में लागू हुआ था। यहाँ के एमसीक्यू बॉक्सेस में सब्जेक्ट्स और 74th संशोधन के बारे में पूछा गया है। हाँ, 11वीं अनुसूची में कुल ऑप्शन सी 29 विषय हैं और 74वां संशोधन ऑप्शन बी शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी ग्राम और शहर के लिए ये दोनों अमेंडमेंट सबसे बड़ा आधार हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ मैप के ऊपर एक ग्रेजुएशन कैप यानी डिग्री हैट और 2 सुनारे हाथ मिलते हुए दिखाए गए हैं। ग्रेजुएशन कैप का मतलब शिक्षा से जुड़ा कोई पॉइंट होगा? सही कहा। 86वें संशोधन 2002 ने शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई को मौलिक अधिकार बनाया। आर्टिकल 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू हुई और ये 11वां मौलिक कर्तव्य भी बना। 97वें संशोधन 2011 ने सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को संवैधानिक दर्जा दिया भाग 9B में। शिक्षा का अधिकार किस उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य किया गया है? ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य किया गया है। एमसीक्यू बॉक्सेस हाईलाइट कर रहे हैं आरटीई का आर्टिकल और सहकारी समितियों का संशोधन। सही। आरटीई ऑप्शन बी आर्टिकल 21A के तहत मौलिक अधिकार है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ऑप्शन सी 97वें संशोधन से दर्जा मिला। एजुकेशन फॉर ऑल और कोऑपरेटिव्स दोनों ही सोसाइटी के विकास के लिए जरूरी है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर पर एक बड़ा सा ग्लोइंग रूपी कॉइन बना हुआ है। बॉर्डर पर कॉइन, ये काफी इंटरेस्टिंग विजुअल है। देखो, 100वां संशोधन 2015 भारत बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता या लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है। 101वां संशोधन 2016 देश में वन नेशन वन टैक्स यानी जीएसटी से जुड़ा है। जीएसटी पूरे भारत में 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ। एक डाउट है, जीएसटी पूरे भारत में किस तारीख को लागू किया गया था? ये 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में प्रभावी किया गया। एग्जाम पॉइंट से ये दोनों एमसीक्यूज बहुत कॉमन है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट और जीएसटी के संशोधन नंबर। हाँ, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ऑप्शन बी 100वां संशोधन है और जीएसटी ऑप्शन बी 101वां संशोधन है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और नेबरहुड डिप्लोमेसी के लिए ये दोनों बदलाव काफी अहम थे। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में इंडिया मैप के पीछे 3 बड़े और सुनहरे ग्लोइंग पिलर्स खड़े दिखाई दे रहे हैं। इन सुनहरे पिलर्स का यहाँ क्या संदर्भ है? 102वां संशोधन 2018 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया आर्टिकल 338B के तहत। 103वां संशोधन 2019 द्वारा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत मिला है? ये अनुच्छेद 338B के तहत दिया गया है। ये नीचे एमसीक्यू बॉक्सेस ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन और एनसीबीसी आर्टिकल को पॉइंट आउट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण ऑप्शन सी 103वें संशोधन से आया और एनसीबीसी को दर्जा ऑप्शन सी 338B में मिला। सोशल जस्टिस के नए आयाम इन दोनों अमेंडमेंट से स्थापित हुए हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ मैप के बीचों बीच पार्लियामेंट बिल्डिंग है जिसके चारों तरफ अलग अलग कलर्स के ग्लोइंग सर्कुलर रिंग्स फैल रहे हैं। इस स्लाइड में लेटेस्ट क्या चेंजेस दिखाए गए हैं?
104वें संशोधन 2020 द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में एससी और एसटी आरक्षण को 2030 तक बढ़ाया गया और एंग्लो इंडियन समुदाय की आरक्षित मनोनीत सीटें समाप्त कर दी गईं। 105वें संशोधन 2021 में राज्यों को अपनी ओबीसी सूची स्वयं बनाने का अधिकार पुनः वापस मिला। मेरा डाउट ये है कि इस 104वें संशोधन में किस समुदाय की आरक्षित सीटें पूरी तरह समाप्त कर दी गईं? एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए जो सीटें आरक्षित और मनोनीत होती थी उन्हें समाप्त कर दिया गया। यहाँ एमसीक्यूज में एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन की समाप्ति और एससी एसटी आरक्षण की डेडलाइन पूछी गई है। हाँ, एंग्लो इंडियन आरक्षण ऑप्शन सी 104वें द्वारा समाप्त हुआ और एससी एसटी आरक्षण ऑप्शन सी 2030 तक बढ़ाया गया है। रिप्रेजेंटेशन और स्टेट्स की पावर को लेकर ये दोनों रिसेंट अमेंडमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। चलो अब आखिरी स्लाइड देखते हैं। इस आखिरी स्लाइड में संसद भवन के ठीक सामने एक महिला की ग्लोइंग आकृति यानी सिलुएट बनी हुई है। ये तो एकदम रीसेंट लग रहा है, महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ। एकदम सही। 106वां संशोधन 2023 में संसद से पारित हुआ, जिसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम कहा जाता है। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण यानी 1/3 सीटों का प्रावधान है। ये आरक्षण परिसीमन यानी डिलिमिटेशन के बाद लागू होगा और शुरुआती 15 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा। पर ये महिला आरक्षण कानून कब से लागू माना जाएगा? ये आरक्षण परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद लागू होगा। एग्जाम के लिए ये लेटेस्ट एमसीक्यूज हैं। 106वां संशोधन किस बारे में है और कितना % आरक्षण है? बिल्कुल सही। 106वां संशोधन ऑप्शन सी महिला आरक्षण से जुड़ा है और इसमें ऑप्शन बी 33% आरक्षण दिया गया है। वुमेन एम्पावरमेंट के सबसे नए और अहम कदम के साथ हमारी स्लाइड्स यहाँ पूरी होती हैं। तो आज हमने भारत के पहले संविधान संशोधन 1951 से लेकर 106वें संशोधन 2023 तक के सफर को पूरी डिटेल में देखा। ये पूरी जर्नी दिखाती है कि हमारा संविधान कितना जीवित और लचीला है, जो समय के साथ खुद को अपडेट करता रहता है। सही कहा आपने। अब सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात यह है, अगर देश की वर्तमान चुनौतियों को देखते हुए किसी को 107वां संशोधन करने का मौका मिले तो वो किस विषय पर होना चाहिए?